आज मैं आपको लेसन 3 संश्लेषित रेशे या संश्लेषित तंतु और प्लास्टिक के बारे में बेटा बताऊंगी। इस लेसन में हम क्या क्या सीखेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे वो सब मैं आपको इसमें बताऊंगी। ठीक है बेटा, आपका लेसन नंबर 3 है संश्लेषित तंतु एवं प्लास्टिक या रेशे भी कह सकते हैं। अब फर्स्ट देखो, कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। कपड़े आपको सबको पता, आप पहनते हो बेटा, कोई सूती कपड़ा होता है, कोई नायलॉन, प्लास्टिक, ये प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक मतलब जो हमें प्रकृति से मिलते हैं और कृत्रिम जो मनुष्य बनाता है। रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशा और कृत्रिम रेशा। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, पटसन, ऊन एवं रेशम आदि पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब रेशम जो प्राप्त होता है रेशम के कीट से, जो शहतूत पे जो कीड़ा देखा है बेटा आपने, उससे प्राप्त होता है हमें रेशम। ठीक है, जिन रेशों को मनुष्य स्वयं बनाता है उसे संश्लेषित या कृत्रिम या मानव निर्मित रेशे कहते हैं। जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिकोट, ये सब कौन बनाता है बेटा? मनुष्य बनाता है, तो इसलिए इनको हम संश्लेषित या कृत्रिम या मानव निर्मित रेशे कहते हैं। रासायनिक पदार्थों की अनेक छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जो बहुलक कहलाती है। अब छोटी छोटी इकाइयाँ मिलाकर हम एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जो बहुलक कहलाती है। इसे पॉलीमर भी कहते हैं, इंग्लिश में बेटा इसको पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, कपास भी एक प्राकृतिक बहुलक है, मतलब यह बहुत छोटी छोटी इकाइयों को मिलकर बना है जो सेल्यूलोज से बना है। सेल्यूलोज से बना बेटा, और सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। सेल्यूलोज किससे बनता है बेटा? ग्लूकोज इकाइयों से। ठीक है, और कपास बनती है सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज किससे बना? ग्लूकोज इकाइयों से। सेल्यूलोज एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है जो प्राकृतिक रूप में पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो सेल्यूलोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है जो पेड़ पौधों में पाया जाता है। रेयोन, रेयोन एक प्रकार का कृत्रिम रेशम है जो मनुष्य ने बनाया है, जिसे काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। काष्ठ मतलब बेटा लकड़ी, उसके जो हम बुरादा सा उतारते हैं उसके रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है, वो होता है रेयोन। रेयोन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं। ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। देखे बेटा, कालीन जो घर में बिछाते हैं हम, गलीचा, ये रेयोन को ऊन के साथ मिलाकर बनाया जाता है। और कपास के साथ मिलाकर हम उसकी बिस्तर की चादर, जो हम चादरें बिछाते हैं बेटा, इसको कपास के साथ मिलाते हैं, रेयोन को। नायलॉन भी एक कृत्रिम रेशा है जो इतना मजबूत होता है कि इससे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं। अब पैराशूट देखा बेटा, जो हवा में लेके उड़ जाते हैं ना, वो पैराशूट होता है। और चट्टानों पे चढ़ने के लिए हम मोटे मोटे जो रस्से बनाते हैं वो नायलॉन से बनते हैं। याद रखना है आपने, नायलॉन का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बनाने के लिए। अब नायलॉन का निर्माण कैसे किया जाता है बेटा? कोयला, जल और वायु से किया जाता है। नायलॉन का निर्माण कोयला, जल और वायु से किया जाता है। पॉलिस्टर एक अन्य प्रकार का संश्लेषित रेशा है जिसे मनुष्य ने बनाया है। अभी आपने देखा नायलॉन, रेयोन और पॉलिस्टर, ये मानव संश्लेषित रेशे हैं, मानव निर्मित रेशे हैं, कृत्रिम रेशे हैं, इसलिए हम इनको संश्लेषित रेशे भी कहते हैं। इसका उपयोग वस्त्र निर्माण में किया जाता है। तो पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं बेटा। अब एक्रेलिक एक अन्य प्रकार का संश्लेषित रेशा, ये भी मनुष्य ने बनाया है, जो ऊन जैसा दिखाई देता है, लेकिन यह कृत्रिम ऊन है। ये क्या है? कृत्रिम ऊन है बेटा। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म, अब इनके गुणधर्म क्या है बेटा? जो मनुष्य बनाते हैं ये शीघ्र सूखते हैं, मतलब जल्दी सूखते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, ज़्यादा दिन तक चलते हैं, कम महंगे होते हैं, मतलब सस्ते होते हैं।
आसानी से उपलब्ध है, जल्दी से उपलब्ध हो जाते हैं और रख रखाव में भी सुविधाजनक होते हैं। तो 4 गुण हैं बेटा, एक तो जल्दी से सूखते हैं, अधिक दिनों तक चलते हैं, सस्ते होते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं। 5 हो गया, रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। तो 5 गुण हैं ये संश्लेषित रेशों के। अब संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है, मतलब ये भी बहुत छोटी छोटी इकाइयों को मिलकर बना है जिसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। आप देखते हो बेटा प्लास्टिक से कितनी सारी चीज़ें बनती है। इसका पुनः चक्रण भी हो सकता है, मतलब इसको पिघलाकर फिर से दोबारा नई चीज़ें भी बना सकते हैं। ये पुनः चक्रण होता है बेटा, किसी भी चीज़ को पिघला के नई चीज़ें नई शेप में डालना, उसे पुनः चक्रण कहते हैं। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, मतलब फैल जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। जैसे पॉलीथीन, घर में आपने पॉलीथीन देखी है बेटा, इसको हम जलाते हैं, थोड़ा सा भी अगर तीली लगाएंगे तो इसकी शेप बिगड़ जाती है और मुड़ जाता है, ये बिल्कुल ऐसे इकट्ठा हो जाता है ना, तो थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। जैसे पीवीसी की फुल फॉर्म है बेटा पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी पेपर पूछी जाती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है ये, विनाइल क्लोराइड है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, ठीक है बेटा। ये विनाइल है, ए भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। नेक्स्ट है आपका, और हिंदी में इसको ऐसे लिखना है बेटा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। और पोली को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो बेटा साइंस में आपके मात्रा वात्रा के नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक, प्लास्टिक का उपयोग खिलौने, कंघियाँ, विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। पात्र मतलब बर्तन जो होते हैं, खिलौने के लिए, कंघियों के लिए थर्मोप्लास्टिक का हम प्रयोग करते हैं। जिन प्लास्टिकों को ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, यहाँ पर गर्म आएगा बेटा, उन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। जैसे बेकेलाइट, मेलामाइन, ये क्या होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसे हम गर्म करते हैं ऊष्मा देकर तो ये पिघलाए, इनको हम अलग शेप में नहीं बदल सकते हैं बेटा, और गर्म भी नहीं होते हैं। क्यों गर्म नहीं होते हैं? क्योंकि ये ऊष्मा और विद्युत का कुचालक हैं। ये अपने में से ऊष्मा को, गर्मी को पास नहीं होने देते, बिजली को भी पास नहीं होते। विद्युत मतलब बिजली। इसका उपयोग कुकर के हत्थों और बिजली के स्विच बनाने में किया जाता है। बिजली के स्विच तो सबने देखे होंगे बेटा, कुकर के हत्थे जहाँ से हम कुकर को पकड़ते हैं। ऐसे पतीले के हत्था भी होता है जिसमें हम दूध उबालते हैं, आपने देखा होगा। घर में आपके पतीले होंगे जिनके हैंडल लगे होंगे ब्लैक कलर के, वो होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है, मतलब बहुत ज़्यादा उपयोगी पदार्थ है, जो आग का प्रतिरोधक है, मतलब यह आग को नहीं पकड़ता है, तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा इसमें ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता होती है। किसमें होती है बेटा? मेलामाइन में। ये आग का प्रतिरोधक है और इसमें ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता होती है। किसकी अपेक्षा? प्लास्टिक की अपेक्षा। इसका उपयोग फर्श की टाइल्स, रसोई के बर्तन, आग रोधी कपड़े बनाने में किया जाता है। तो फर्श की जो टाइल बनती हैं वो मेलामाइन का उपयोग करके, रसोई के बर्तन, आग रोधी कपड़े, मतलब जब हम आग लगी हो उसके अंदर जब जाएं तो आग रोधी कपड़े पहनने पड़ते हैं, वो सब किसके प्रयोग से बनाए जाते हैं बेटा? मेलामाइन के। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन की परत चढ़ी होती है। जो फायर ब्रिगेड में काम करते हैं बेटा, उनके परिधान मतलब कपड़ों पर, वस्त्रों पर मेलामाइन की परत चढ़ी होती है, जो उसे अग्निरोधक बनाती है, मतलब वो आग नहीं पकड़ते हैं। प्लास्टिक जो होती है वायु और जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, वायु और जल से अभिक्रिया नहीं करती है। प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके होते हैं। ऊष्मा और विद्युत की कुचालक भी होती है, वायु और जल से भी अभिक्रिया नहीं करते हैं इसे। ठीक है बेटा, ये प्लास्टिक के बारे में याद रखना है। अब टेफ्लॉन जो है, टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। टेफ्लॉन पर तेल और जल नहीं चिपकता, इसलिए इसका उपयोग भोजन पकाने के पात्रों पर ना चिपकने वाली परत के रूप में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? टेफ्लॉन का।
तो जो बर्तन होते हैं हमारे उन पे टेफ्लॉन की परत चढ़ा देते हैं। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने के लिए विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं जिन पर ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। माइक्रोवेव देखा बेटा, ओवन देखा आपने घर में, जो बिजली से चलता है ओवन आपका, जिसमें खाना गर्म होता है। ऊष्मा, अब ये इन पे ऐसी प्लास्टिक लगाते हैं जिन पे ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऊष्मा भोजन को तो पका देती है परंतु प्लास्टिक पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाती है। वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणुओं की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। जो ऐसा पदार्थ बेटा जो जीवाणुओं की क्रिया द्वारा अपघटित होना मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाना, जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। और वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है। तो ये अनिम्नीकरणीय दोबारा आ रहा है बेटा, ये क्या कहलाता है? जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है उसे जैव अनिम्नीकरणीय कहते हैं। और जो विघटित हो जाता है बेटा, अपघटित हो जाता है, उसे जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। पर्यावरण में प्लास्टिक विघटित नहीं होता, यह कई वर्षों तक बना रहता है जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। जो प्रदूषण होता है बेटा उस किसके कारण होता है? प्लास्टिक के कारण, क्योंकि ये विघटित नहीं होता है। 4R जो 4 काम हैं जो पर्यावरण के लिए लाभकारी है, हितैषी मतलब लाभकारी। एक तो प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करिए, पुनः उपयोग करिए मतलब एक बार जो बना लिया उससे दोबारा बनाइए, पुनः चक्रण रिसाइकल, पुनः उसका दोबारा से उसको दूसरी शेप में ढाल के बनाइए और पुनः प्राप्ति करिए। ठीक है बेटा, ये 4 जो पर्यावरण के लाभकारी है हमें इसका काम करना चाहिए। एक तो प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए और दोबारा से उन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, दोबारा उनको दूसरी शेप में ढाल कर प्रयोग करना चाहिए और पुनः प्राप्ति करनी चाहिए। ओके बेटा, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, साथ में पढ़ते भी रहिए, मम्मी पापा की सेवा भी करिए। ओके बेटा, बाय बाय।